रुकिए, अतुल लोंढे पाटिल, शहजाद दोनों रुकिए। वारिस पठान को लाइए। वारिस पठान, देखा आपने, ये है इंडिया वर्सेस एनडीए। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, अतुल लोंढे पाटिल रुक जाइए, शहजाद रुक गए। वारिस पठान देख लिया आपने, ये है इंडिया वर्सेस एनडीए। कोई थर्ड फ्रंट है देश में? कोई है आप जैसी पार्टी जो ना इंडिया में है ना एनडीए में है, उसका इस इलेक्शन में कोई स्टेक है? देखिए अग्रवाल साहब, अभी आपने ए टीम और उनकी बी टीम को इतना मौका दिया बोलने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि मुझे भी मेरी बात रखने का मौका क्या क्या ए टीम और बी टीम मतलब लेकिन एक बात रखना चाहता हूं। देखिए बताता हूं, मतलब पे आऊंगा, मतलब पे आ रहा हूं मैं। अब देखिए, हम तो ना ये एनडीए का हिस्सा है, ना ये आई इंडिया अलायंस जो बन गया है इसका हिस्सा है। 1000 बार इनको बोला कि आइए हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़िए, हम हराएंगे बीजेपी को। हमारी मंशा, एम, इंटेंशन, इरादा एक ही है कि बीजेपी को हराया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री ना बने। मगर ये एरोगेंस में है, ये अपने उसमें है, बस हमको नहीं चाहिए, अब हम लड़ने जाएंगे तो फिर ये शुरू हो जाएंगे बकवास करना। अब मैं आपके सवाल का जवाब बी टीम इनको क्यों बोलता हूं। देखिए, कल तक ये क्या चिल्ला पुकार कर रहे थे, एमआईएम को वोट मत दो, एमआईएम बीजेपी की बी टीम में, आपने अगर एमआईएम को वोट दिया बीजेपी जीत जाएगी। अब ये लोगों ने सेक्युलरिज्म के नाम पे तमाम मुसलमानों के वोट लिए महाराष्ट्र के अंदर भी पूरे मुसलमानों के वोट लिए और एक एक करके सारे के सारे जाके बीजेपी की गोद के अंदर बैठ गए। अब कौन असल बी टीम हुआ? ये लोग हुए। इल्जाम किस पे लगाते थे? हम पे। धोखा किसको दिया? सेक्युलरिज्म पे नाम पे मुसलमानों का। जनता जनार्दन याद रखेगी और चुनाव में इनको बराबर जवाब देगी। बात नंबर 3, अब ये अग्रवाल साहब के चुनाव आ रहा है, हम भी पूरी तैयारी में लगे, फास्टेस्ट गियर के अंदर हम भी आ गए, 5वां नंबर एकदम धमाके एक्सेलरेशन के साथ। यकीन मानिए, कितनी सीटों पर? अब जगह लड़ेंगे, यूपी कितनी सीटों पर? महाराष्ट्र में लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, तेलंगाना में लड़ेंगे। अब कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, कौन कौन लड़ेगा, कौन कौन उम्मीदवार रहेगा, इसका फैसला हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। ठीक है, और आपके सामने वो बात आ जाएगी। मगर यकीन मानिए, पब्लिक चाहती है हमको लड़ाना, पब्लिक चाहती है कि हमको दुआओं से नवाजे, क्योंकि उनके बाद ये लोगों को वोट दिया। सोमनाथ सिंह रॉय, आपने बड़ी बात कह दी, आपने इंडिया गठबंधन पर बड़ी बात कह दी। सेक्युलरों का चेहरा है 10 पूरी की सेक्युलरिज्म का नकाब पहन के घूम रहे थे। इन्होंने क्या, एक बाबरी का नाम लेने को शर्म आती है इनको, डरते हैं लोग, बाबरी का नाम नहीं लेते, मॉब लिंचिंग हो जाता है, ये बोलते नहीं है। सलमान अजहरी जैसे एक मुफ्ती को जेल में ठूसा जा जाता है, इनके मुंह में जुबान नहीं है कि कुछ ये बोले, बुलडोजर से उड़ा जाता है, जुबान नहीं है कि कुछ बोले, क्योंकि इनको अपने जो वोट है ना बड़े वाले, वो खोना नहीं है। मगर याद रखो, सोमनाथ सिंह रॉय भी ओके सोमनाथ सिंह रॉय हमारे साथ है, टीएमसी समर्थक है। सोमनाथ सिंह रॉय, आपकी पार्टी है ना, आपकी पार्टी है ना इंडिया में? चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। ये तो है ही है। तो ये क्या कह रहे हैं वारिस पठान? आप लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं, एआईएमआईएम को ये कह रहे हैं, बल्कि आप लोग उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, आप लोग उनके साथ नहीं जा रहे। नहीं, उससे पहले मैं गौरव, मैं मेरा बात एक सेकंड कहना चाहता हूं। एक्चुअली आज नरेंद्र मोदी जी को देखकर अच्छा लगा, कम से कम लग रहा था पहले जब भाषण दे रहा था जो मैच्योरिटी आया उनका। क्यों? वो दीदी ओ दीदी बोलना छोड़ दिया। ये इलेक्शन एक बार भी वो जो भाषण दे रहा था, ये मैच्योरिटी आया अभी मोदी जी को। लेकिन बाद में जब वो देश का संदेश खाली का बात कर रहा था, 3 बंदर का बात कर रहा था, तब मैंने सोचा हाँ मैच्योरिटी आया, लेकिन अभी भी उनका पास पूरा डेटा नहीं है। 763 लोकसभा और राज्यसभा में टोटल एमपी है, उसमें 306 बीजेपी का जो एमपी है उनका अगेंस्ट में पेंडिंग केस है 360 एमपी का अगेंस्ट, उसमें 194 का अगेंस्ट सीरियस केस है, रेप केस। एडीआर का रिपोर्ट का हिसाब से सबसे ज्यादा रेप केस पेंडिंग है बीजेपी एमपी का ऊपर, फिर वो दिखाई नहीं देंगे। नहीं, एक मिनट, अभी आप प्रधानमंत्री की बात पर आ गए। सुनिए, अभी आप प्रधानमंत्री की बात पर आ गए, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा था। पीसीआर, अगर प्रधानमंत्री का, अच्छा आपको इतना ही वो शौक है तो मैं आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनवाता हूँ। पीसीआर, अगर प्रधानमंत्री की टीएमसी को लेकर बाइट रेडी हो तो बताइए मुझे। रुकिए सोमनाथ सिंह रॉय, अब मैं सुना देता हूं। मुझे लगा था कि मैं प्रधानमंत्री की बात पर बाद में आऊंगा क्योंकि रेलेवेंट जो मुद्दा उस पर है, लेकिन रुकिए, अब मैं आपको प्रधानमंत्री ने टीएमसी को लेकर कितना बड़ा आरोप लगाया सुना देता हूं। सुनाइए जरा पीसीआर। सोमनाथ सिंह रॉय ने सुनी नहीं है बात, सुनाइए। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने
अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी। उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। अब बताइए सोमनाथ सिंह रॉय, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दीदी ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। क्यों लगा दी आपने ताकत? लगा दी, लेकिन एमपी नहीं बनाया। मैं तो वही बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा। अरे तो जिला पंचायत में तो आपको जिला पंचायत सदस्य तो बनाया ना उसको, पार्टी में तो है ना, था ना वो। देना पड़ेगा। आपने बोला है, मैंने सुन लिया, मेरा भाषण भी सुनिए ना थोड़ा सा। मैं तो बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा रेप केस एडीआर का हिसाब से, तृणमूल का हिसाब से नहीं, एडीआर का जो हिसाब है, रिपोर्ट है, उसमें सबसे ज्यादा रेप केस बीजेपी एमपी वाले का है। कौन सा विचार दिया? वो जो लड़की का साथ रेप हुआ, जिसका ब्रिजभूषण, आप छोड़िए ना ब्रिजभूषण का बात, छोटा सा ब्रिजभूषण सिंह का बात बोलिए ना आप। कौन सा मिला है उनका? तो उससे संदेश खाली जस्टिफाई हो जाता है? नहीं, उससे संदेश खाली जस्टिफाई हो जाता है? उससे संदेश खाली में जो हुआ वो जस्टिफाई हो जाता है? बात कहना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे संदेश खाली पे सवाल पूछ रहा हूँ। आप जो बात कह रहे हैं उस पे बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। उससे क्या संदेश खाली जस्टिफाई हो जाता है? जस्टिफाई का बात नहीं कर रहा तो संदेश खाली पे बात कर क्यों नहीं रहे आप? करिए ना, यही तो आप पे आरोप लग रहा है कि इंडिया के दल संदेश खाली पे बातें नहीं कर रहे, और आप तो टीएमसी से जिस पे आरोप लग रहा है शेख शाहजहां को बचाने का। राइट, नहीं बचा रहा हूँ, और आरोप नहीं, मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ये बात आपका थ्रू बोलना चाहता हूँ, बीजेपी प्रवक्ता बात, किसी को चीनी खाना छोड़ने से पहले खुद को चीनी खाना छोड़ना चाहिए। शुगर किसी को खाने के लिए मना करने से पहले खुद। जवाब दीजिए शहजाद, शुगर खाने से पहले, मना करने से पहले खुद शुगर छोड़ना चाहिए, ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपके एमपीज पे आरोप लगा रहे हैं। संदेश खाली पे आप क्यों उनको घेर रहे हैं? गौरव जी, विडंबना की बात देखिए कि सोमनाथ नाम के व्यक्ति शाहजहां के कृत्यों को बचा रहे हैं। सोचिए इस बात को। क्या करें? आप लोग का हाथ से तो इंडिया को बचाया। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे वो, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे वो। सुन लीजिए सोमनाथ सिंह रॉय, ये फ्लो टूट जाता है भाई साहब, ऐसे नहीं होता। आप संरक्षित, आप बोलिए, मैं अपनी बात अपने समय पर कर रहा हूँ, मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता। आप मुझे पहले संरक्षण दीजिए, बोलिए, मेरे समय का संरक्षण। अरे वो आपसे बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। वो होता है क्या? आप बोलेंगे? अरे आप बोलिए, मैं बोल रहा हूँ ना, वो नहीं बोलेंगे। ये सोमनाथ नाम का व्यक्ति यदि संरक्षण देने लगे शाहजहां को, तो सोचे किस प्रकार की स्थिति बन चुकी है। कुणाल घोष ने तो अपने पद को खाली किया है, तो सोमनाथ जी को ऑफिशियली ले ले। कुणाल घोष ने भी बोला है कि मैं तो मिसफिट हूं इस चीज को करने में, तो सोमनाथ जी को तुरंत प्रभाव से अपॉइंट कर दिया जाए कि शाहजहां को दिन रात बचाना है। और इनसे पूछिए कि क्या ब्रिजभूषण को विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट में किसी ने बचाने वाला बयान दिया, जैसे ममता दीदी ने दिया था। अभिषेक बनर्जी ने जनसभा में दिया, ममता दीदी ने विधानसभा में दिया, और पुलिस क्या कर रही थी? और छोड़ दीजिए, अब मैं तीनों पे एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। तीनों पे एक कॉमन फैक्टर आपने देखा, वैसे एक दूसरे को गाली देंगे, पर ये तो पूरी कंपटीशन है कौन बड़ी कैप पहनेगा। कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इसलिए एक तो याकूब को बचाते हैं, दूसरे शाहजहां को बचाते हैं, और तीसरे तो सीधे पाकिस्तान को बचाते हैं। बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन हो सकता है, हमारा तो मित्र है भाई। तो सोचिए कि एक लेवल कौन बड़ी टोपी पहन सकता है, पहना सकता है। इस चक्कर में वो शाहजहां बचाए हिंदू महिलाओं का बलात्कारी, वो याकूब को बचाए, और ये तो बोलते हैं गाड़ी लेके जो चढ़ गए तो पाकिस्तान को बचाते हैं। बताइए ये क्या कंपटीशन है? अब देखिए, आप जो बोल रहे हो उसको समझ लेना चाह रहे हैं। वारिस पठान कुछ बोलना जल्दी से, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। वारिस पठान जल्दी जल्दी। उनके पिताजी वो जो थार गाड़ी से उड़ा दिए गए थे हमारे किसानों को, वो कौन सी पार्टी में थे और कौन उनको बचा रहा था? आपको बड़े किसानों की चिंता है मान्यवर। आप बता दीजिए, केरल में जो सेकुलरिज्म का सुंदर गीत चलता है, वहाँ पे एपीएमसी है क्या? बचा रहा है? केरल में लोग बचा रहे हैं क्या? केरल में एमएसपी लागू है क्या? वहाँ से वायनाड से एक सांसद आते हैं और आपकी पृष्ठभूमि वहीं की लगती है, तो बोल दीजिए केरल में कब एमएसपी लागू होंगे? किसानों की चर्चा बाद में कीजिए। पंजाब वाले बोल रहे थे हम एमएसपी पंजाब में लागू करेंगे, कहाँ गया?